Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 19th of March 2021. तो गाइस आज है तारीख 19 मार्च 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। करना क्या है, आप लोगों को उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि वो इसी चैनल का लिंक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर का वीडियो का पीडीएफ और बहुत सारे डिजिटल नोट्स, और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है तांजानिया को। तांजानिया की कहाँ पर है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के कंपैरिजन में ये कहाँ पर है, प्लस इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो कि इससे बॉर्डर शेयर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से मैप में देखना है, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल है ये, यहाँ से शुरुआत होगी। तो पहले आर्टिकल के अंदर क्या बताया गया है, हालांकि इस आर्टिकल को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे पेज नंबर 10 पर, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा जो भी ये पेज नंबर 1 पे आर्टिकल्स आते हैं वो सब आगे डिस्क्राइब करे हुए होते हैं डिटेल में, तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जो हमारे यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं, इनका नाम है नितिन गडकरी जी। इन्होंने लोकसभा को इन्फॉर्म किया दो तीन बातों के बारे में। सबसे पहली बात तो इनके द्वारा ये रखी गई कि जो रोड्स हैं यानी सड़कें हैं, आने वाले टाइम पे, आने वाले एक साल में वो टोल बूथ फ्री हो जाएंगी। अभी आप लोग सड़कों पे जाते होगे, हाईवेज पे जाते होगे, तो वहाँ पे टोल बूथ होते हैं, वहाँ पे आपका टोल टैक्स कटता है, ठीक है, सभी लोगों को मालूम है टोल्स के बारे में। तो वहाँ पे साइड में एक बूथ बना होता है ना, तो यहाँ पे बेसिकली बात करी जा रही है बूथ हटा दिया जाएगा। कैसे हटेगा, हम लोग जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। फास्ट टैग फॉर एग्जांपल, आप सबसे बड़ा एग्जांपल फास्ट टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। फास्ट टैग क्या होगा ये मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो काफ़ी हद तक लोग फास्ट टैग को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो फास्ट टैग से क्या बेनिफिट होता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो इनके द्वारा एक और चीज़ बोली गई, क्या इन्फॉर्म किया गया, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में इन्फॉर्म करा गया। तो ये स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या होती है ये भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ओवरव्यू है बेसिकली, क्योंकि आर्टिकल थोड़ा सा डिटेल में है, आगे की साइड मिलेगा आप लोगों को, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ये और क्या क्या चीज़ें हैं, और एट द लास्ट इनके द्वारा ये भी बोला गया कि साल 2020 में अगर हम बात करें तो लोगों की जो जान गई है वो एक्सीडेंट से ज़्यादा गई है, अगर हम बात करें कोविड-19 पैंडमिक से कम गई है, ठीक है। तो मतलब कि एक्सीडेंट्स वगैरह भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात यहाँ पर बन चुका है। तो ये तीनों टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे बात करी गई है दिल्ली का खुद का स्कूल एजुकेशन बोर्ड को रजिस्टर्ड कर दिया गया है ऑफिशियली। तो जल्दी से हम ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं। हालांकि इस आर्टिकल के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। देखो क्या बात हो रही है, जैसे कि हमारे अभी आप लोग देख पाओगे सीबीएसई स्कूल्स होते हैं, आईसीएसई होते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली ने अपना आप कह सकते हो नया बोर्ड लेकर आ चुका है, और वो नाम है डीबीएससी, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसको अप्रूव करा गया है 6 मार्च को, यानी ट्यूसडे को इसको अप्रूव कर लिया गया था, और इसको रजिस्टर्ड कर लिया गया है ट्यूसडे में। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये चीज़ें जल्दी ही इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है। तो अब जो स्कूल्स वगैरह है, जैसे कि वहाँ पे दिल्ली के अंदर जो स्कूल्स हैं वो एफिलिएटेड टू होंगे डीबीएससी। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे जो भी स्कूल्स हैं वो सीबीएसई एफिलिएटेड होते हैं, आईसीएसई एफिलिएटेड होते हैं। तो अब जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स होने वाले हैं वो एफिलिएटेड होने वाले हैं डीबीएससी से, और ये चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी इसी से ही साल से 2021-22 से हम लोग ये चीज़ों को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है कोविड-19 के अपडेशन के बारे में। क्या है बेसिकली वही जो एज़ यूजुअल हम लोग आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। महाराष्ट्र में नए केसेस जो है डेली बेसिस पे निकल रहे हैं। जो कोविड-19 केसेस हैं वो डेली बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं वहाँ पर। महाराष्ट्र के अलावा और भी बहुत सारे राज्य हैं, केरला, पंजाब, यहाँ भी बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बेसिकली डेटा दिया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर नए पीक देखने को मिला है 25,833 कोविड-19 केसेस का, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू था, फिलहाल आप लोगों को मालूम होना चाहिए, डेली बेसिस पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, क्या सिचुएशन है आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए। चलो नाउ यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग उसी आर्टिकल के ऊपर जो कि हम पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने कहा था डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या क्या बोला गया है हम लोग देखने वाले हैं। तो इनके द्वारा बोला गया जो रोड्स हैं वहाँ पर टोल बूथ नहीं नज़र आएंगे आने वाले 1 साल के अंदर। और टोल बूथ नहीं नज़र आएंगे तो कैसे टोल कटेगा, क्योंकि टोल तो कटेगा, क्योंकि आप एक तरीके से टोल जो कटवाते हो आप रोड टैक्स देते हो, रोड पे चलने का वो टैक्स देते हो आप लोग, ठीक है। तो वो टोल कैसे आप लोगों को कटेगा वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो जीपीएस के बेसिस पे यहाँ पे आपका मनी डिटेक्ट करा जाएगा, ऐसा हमारे जो है ये हाईवे मिनिस्टर इनके द्वारा बोला गया है। उसके बाद इनके द्वारा एक और बात ये भी बोली गई कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो 93% तक जितने भी व्हीकल्स हैं वो सब टोल का इस्तेमाल कर रहे हैं फास्टैग का देते हुए, यानी कि टोल यूज़ कर रहे हैं हम लोग क्या कैसे फास्टैग की वजह से, ठीक है। अब ये एक फास्टैग एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकली आप लोग का पेमेंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कट जाता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई रोक कर और जाकर वहाँ पे टोल पर पैसे कटाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है आपको एक टैग मिलता है, क्या होता है चलो मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। इस तरीके का ये कार्ड होता है, ठीक है, आप देख पाओगे ये इस तरीके का टैग होता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। कलर चेंजेस होते रहते हैं वो अलग अलग व्हीकल के हिसाब से, तो वो चेंज होता रहता है कलर। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे क्या करना होगा आप उसको फास्टैग का, आपको वो फास्टैग अपने जो भी व्हीकल है उसके स्क्रीन पर लगाना होगा, यानी इसके शीशे पर लगाना होगा। लेकिन ये भाई साहब थोड़ा गलत तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि ये बोला गया था जहाँ तक मैंने इसका रिपोर्ट पढ़ा था कि इसको अंदर से लगाना है, ठीक है। तो अंदर से ये फास्टैग लग जाएगा। चलो फिर उसके बाद क्या होगा, अंदर से जब फास्टैग लग जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो बूथ होंगे, अब ये पहले बूथ इस तरीके से हुआ करते थे, यहाँ पे बंदा बैठा हुआ करता है और वो टैक्स वगैरह काटता है। लेकिन अब क्या होगा, ऊपर आप देख पाओगे ये टैग रीडर वगैरह लगा दिए जाएंगे, टैग रीडर हो जाएगा, ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ऐसी हो जाएंगी। तो ये टैग रीडर क्या करेगा, आपका जो फास्टैग यहाँ पे लगा हुआ है इसको स्कैन कर लेगा और आपके फास्टैग में रिचार्ज करवाएगा, ठीक है। पहली बात तो आपको अपने फास्टैग के अंदर रिचार्ज करवाना होगा। अब रिचार्ज वो पैसे आएंगे आपके फास्टैग के अंदर और वो वहीं से ही ये टोल कट जाएगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से ही ये आपका स्कैन हुआ, ये टैग रीडर ने स्कैन किया और वहीं से ही आपका जो है जो टोल टैक्स है वो कट गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये इंप्लीमेंट होती है चीज़ें। आई होप आप लोग को ये फास्टैग के बारे में क्लियर हुआ होगा, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। ये आर्टिकल आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, मैंने पिक्चर शेयर किया है और वो पिक्चर जो है 25 फरवरी की है। तो हम लोग पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करनी है, आपको एक टैग अप्लाई करना है, टैग आपको मिल जाएगा, उसको आपको अपनी व्हीकल पे लगाना है। उसके बाद जो है वो जो वहाँ पर टोल बूथ होगा वहाँ से स्कैन होगा आपका टैग और फाइनली आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है आज के टाइम पर 93% तक लोग जो है फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 7% ऐसे हैं जहाँ पर ये काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ इनके द्वारा बताई गई, जो लोकसभा को यहाँ पर इनके द्वारा इन्फॉर्म करा गया कि जो गवर्नमेंट की न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी है, ठीक है, इसमें क्या है, इससे हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, पोल्यूशन कम हो जाएगा। कैसे पोल्यूशन कम होगा, इससे जो है आप देख पाओगे क्या बोला गया इनके द्वारा। करना क्या है, पहली बात तो इस स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर है क्या, पहले तो आपकी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट होगा। कितने साल बाद, 20 साल बाद। मान लो आपके पास कोई गाड़ी है, उसके बाद प्राइवेट व्हीकल्स का और प्लस कमर्शियल व्हीकल्स का। प्राइवेट व्हीकल्स जो भी आपके पास गाड़ी मोटर है, जो भी बाइक कार है, ठीक है, वो सारी हमारी प्राइवेट व्हीकल्स हैं। तो इसका अगर आप लोगों के 20 साल पूरे हो जाते हैं तो क्या करना है, जब 20 साल पूरे होने के बाद उसका एक फ़िटनेस टेस्ट होगा और फिटनेस टेस्ट होने के बाद अगर वो पास हो जाता है तो आगे के लिए रिन्यू करवा दिया जाएगा इसको। अदरवाइज़ जो है यहीं से ही इस व्हीकल को डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, इसको स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। और आपको नया व्हीकल परचेस करना होगा, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाएगी। ये इसकी स्क्रैपिंग पॉलिसी है, बजट के साथ आई थी, आप लोग को मालूम होगा। उसके बाद अगर ये तो हमने बोला प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो ट्रक वगैरह जो भी हो गए हमारे, तो इनकी जो एज है वो 15 साल की है। 15 साल में आप लोगों को इसका फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर फिटनेस टेस्ट क्लियर होता है कि हाँ, अगर मतलब व्हीकल अभी भी चलने लायक है, पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा, तो फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर उसका फिटनेस टेस्ट फेल हो जाता है तो कोई रिन्यूएबल नहीं होगा और उस व्हीकल की एंड ऑफ लाइफ आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो सरकार है वो आपको छोटा मोटा इंसेंटिव प्रोवाइड करवा देगी, जिससे आप लोग जाकर नया व्हीकल परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये थी स्क्रैपिंग पॉलिसी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे क्या बात करी गई है,
थोड़ा मोटा आपको जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाएगी, जैसे कि आपको रोड टैक्स में थोड़ा बहुत छूट मिल जाएगा और व्हीकल को परचेस करने में थोड़ा बहुत इंसेंटिव्स मिल जाएगा, जिससे आप लोग ईजिली जो है व्हीकल को परचेस कर पाओगे। ठीक है, अब व्हीकल परचेस करोगे तो जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है आप कह सकते हो ऑब्वियसली वो भी ग्रो करेगी। ठीक है, तो वही पेज नंबर 1 पे बोला गया था कि जैसे ही हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर भी हमारा ग्रो होगा। ओके, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोगों को एक एक चीज़ इसमें क्लियर हो गई होगी। नाउ आते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर इस पेज पर बात करता है, राज्यसभा ने एक बिल पास किया है जिससे कि जो एफडीआई की लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है, वो बढ़ा दी जाएगी। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, मतलब कि अब एफडीआई ज़्यादा होगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग अब थोड़ा बहुत यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है पहले 49% तक हुआ करता था, अब यहाँ पे 74% तक ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज करा, बोला कि इससे क्या होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनकी ओनरशिप आ जाएगी, वो एक तरीके से ओन करने लगेंगे कंपनी को, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन फाइनली यहाँ पर सब कुछ ये डिबेट वगैरह हुई है, डिबेट काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये राज्यसभा ने वेडनेसडे में इस बिल को पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस से बोला है कि आप लोग जो है विमेन को सही से ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो जेंडर अब एक होता है ना, क्या होता है कि आप ना वेमेन को सही से ट्रीट करोगे। जैसे कि अभी हाल ही में एक केस देखने को मिला था जहां पर जज ने ये बोल दिया था कि एक रेपिस्ट था, इससे ये बोल दिया था कि जिसने, आप कह सकते हो कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बना के समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर ये एक रेपिस्ट था, इसने रेप किया था किसी गर्ल का, तो यहाँ पर जजमेंट ये था, मतलब ये सजेशन दिया गया जज के द्वारा कि आप क्या शादी करोगे इससे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी, तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो जो जजेस हैं इनके ऊपर ये रोक लगाई गई है, इनको रिफ्यूज़ कर दिया गया है कि आप लोग इस तरीके से चीज़ें नहीं करोगे। साथ ही साथ कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराओगे, जैसे कि कोई विक्टिम है, मतलब कोई मोलेस्टर है, ठीक है, और कोई विक्टिम है, तो उसके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिला था। अभी हमने हाल ही में ये देखा था एक स्टेटमेंट, तो उसको देखते हुए यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाया जाएगा किसी के द्वारा। ठीक है, और अगर कोई विक्टिम कोई अगर यहाँ पे मोलेस्टर है, कोई एक्यूज्ड पर्सन है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई चलेगी, उसको इतनी जल्दी बेल नहीं मिल सकती। अगर बेल मिल भी जाती है तो जो भी विक्टिम होगा वो क्या करेगी, वो यहाँ पर उसका बेल ऑर्डर लेकर प्रेजेंट करेगी, और साथ ही साथ आप कह सकते हो उसको बेल एक तरीके से नहीं दिलवाई जा सकती इतनी जल्दी। तो फिर यहाँ पर ये सारी स्टेटमेंट दी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को यही क्लियर करना है कि हाँ जो है वेमेन की थोड़ी बहुत सपोर्टिव में यहाँ पर बात करी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, कि जजेस जो हैं थोड़ा सा आप कह सकते हो सपोर्ट में रहकर यहाँ पर बात करने वाले हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या आर्टिकल है। फिर उसके बाद पेज नंबर 12 की तरफ आएंगे। अगेन कोविड-19 के बारे में बताया गया है। कोविड-19 केसेस जो है क्रॉस कर चुके हैं 37,000 तक, उसके बारे में बताया गया। और सबसे पहली बात, कल के दिन सबसे ज़्यादा केस निकल कर आए हैं, 25,833 इन्फेक्शन जो है महाराष्ट्र से ही है सिर्फ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे इतने इतने केसेस डेली बेसिस पे निकल रहे हैं, तो 37,000 यहाँ पे केसेस, एक बहुत ही ह्यूज स्पाइक देखने को मिला है एक ही दिन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे, जो वैक्सीन एक्सपोर्ट है आज के टाइम पर, अगर हम बात करें, एक यूके का प्लान था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग उस वैक्सीन को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आज के टाइम पर नहीं कर भी सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे देखो क्या रीज़न दिया गया है। बोला यह गया है कि आज के टाइम पर महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ी से केसेस खुद निकल रहे हैं, तो जो यूनाइटेड किंगडम का ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम था वो आज के टाइम पर थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट यानी कि भारत की सरकार ये चाह रही है कि हम लोग अभी एक्सपोर्ट को थोड़ी टाइम के लिए रोक दें, और वैक्सीनेशन की डिमांड जो हमारी कंट्री के अंदर है हम पहले उसको पूरी करें, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर केसेस काफ़ी तेज़ी से निकल रहे हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे वैक्सीन्स के ये आप कह सकते हो, ये कौन है, ये है अदर पूनावल्ला। ये कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर है पुणे के अंदर, याद रखना। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स बनाता है पर ईयर। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इस हमारे इंस्टीट्यूट के पास। इनके द्वारा भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई कि अभी के लिए हम लोग वैक्सीन को एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा कम करने वाले हैं, तो इनके द्वारा भी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, नाउ
चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, यहाँ पे बताया गया जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स ने आप कह सकते हो एक तरीके से अपनी गुहार लगाई है किस चीज़ को लेकर। देखो अभी लॉकडाउन लगा, पूरा साल भर हो गया था, एक साल होने वाला है लॉकडाउन को लगा हुए, ठीक है। 22 मार्च को लगा था मेरे ख्याल से, 22 से 30 मार्च को लगा था, तो एक साल होने वाला है उस लॉकडाउन को। तो जो बेसिकली जो ग्रुप ऑफ हॉकर्स है जो इधर उधर घूम के अपना सामान बेचते हैं, या फिर सेक्स वर्कर्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, इनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हो गए, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो ये अपनी बात रख रहे हैं, कि बात रख रखे हैं यहाँ पे सेक्स वर्कर्स ये बोल रही हैं कि इनके पास कोई रिसोर्स नहीं है कि कैसे सर्वाइव करें, और लॉकडाउन के अंदर कैसे सर्वाइव करें ये लोग, इनको ही मालूम है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है, इन लोगों के पास सर्वाइव करने के लिए। तो इन्होंने एक मदद मांगी है, इन्होंने बोला है कि सरकार को एक इनकम सपोर्ट देना चाहिए, लगभग 10,000 रुपये का तो सपोर्ट देना ही देना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये बोला गया, जो हमारे निर्मल अग्नि जी हैं, ये कौन है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ बंधुआ मुक्ति मोर्चा, तो इनके द्वारा बोला गया अभी कुछ टाइम में ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी। गवर्नमेंट जो है अगर ये जो पॉलिसी वगैरह इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाती है, तो फिर 23 मार्च को, यानी कि जब एक साल हो जाएगा पूरी तरह से लॉकडाउन को, तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो साथ में मिलकर। लेकिन गवर्नमेंट जो है अपना इनिशिएटिव जल्दी ही लेने वाली है, जल्दी ही इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी, जिससे कि यहाँ पर जो ये वर्कर्स हैं इनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके, क्योंकि आज के टाइम पर ये लोग काफ़ी परेशानियाँ में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आता है ये वाला, और ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी देखो क्या क्या बोला गया है। जो यूएस के सीनेटर हैं, ये देखो आप, इनका नाम है बॉब मेनेंडेज, इन्होंने लिख दिया है डिफेंस सेक्रेटरी को। डिफेंस सेक्रेटरी कहाँ के, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी, क्या नाम है उनका, लॉयड ऑस्टन। तो उनको यहाँ पर इन्होंने लेटर लिखा, उसमें बताया कि देखो अभी देखो होने क्या वाला है, अभी आने वाले टाइम पे जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टन, ये इंडिया आएंगे, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी राजनाथ सिंह जी से बातचीत होगी। तो उसके इनके द्वारा यहाँ पर पहले ये बात करी गई है कि अगर आप इंडिया जाओ तो 2-3 मुद्दे तो लेकर चलने ही हैं। सबसे पहले तो आपको जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ये मुद्दा उठाना है। दूसरा S-400 डील जो इंडिया ने रशिया से कर रखी है, ये मुद्दा उठाना है, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे क्या क्या बोला गया। इंडियन गवर्नमेंट आज के टाइम पर अगर हम देखें तो इनके द्वारा ये बोला जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट आज के टाइम पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज से अलग भाग रहा है, ठीक है, डेमोक्रेसी से अलग भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, क्योंकि अभी आगे मैं आप लोगों को रीज़न बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बोली गई हैं, कहाँ पे, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी को। और दूसरी चीज़ क्या बोली गई है कि इंडिया परचेस कर रहा है S-400 रशियन मिसाइल। अब रशिया से परचेस कर रहा है तो मिर्ची तो लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, यूएसए को भी। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं ये हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा कंसर्न इनके द्वारा ये बोला गया कि आप अगर जाओगे तो आपको मुद्दा उठाना है किस चीज़ का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। तो आज के टाइम पर फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिला है कंट्री के अंदर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिला है, इसके प्रति बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत सारा प्रदर्शन हुआ है, बहुत सारे जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज से काफ़ी हट के भाग रही है। तो यहाँ पर ये सारी बातें इनके द्वारा बोली गई है कि जो गवर्नमेंट है उसने सेडिशन लॉस का इस्तेमाल किया, यानी कि डायरेक्टली देशद्रोह का चार्ज लगा दिया है जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो ये सारे मुद्दे उठाने पड़ेंगे, कौन, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो आएंगे। तो दूसरा मुद्दा जो इंडिया प्लान कर रहा है कि हम लोग इंडिया परचेस कर रहा है रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी मुद्दा उठाना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इंडिया अगर रशिया से परचेस करेगा तो यूएसए यहाँ पर तो आप कह सकते हो बुरा तो लगेगा ही। उसके बाद यहाँ पे यूएसए अपने सैंक्शंस भी लगा सकता है, क्योंकि यूएसए के रिलेशन रशिया के साथ अच्छे नहीं है। और अभी हाल ही में आप लोगों को मालूम होगा वर्ड्स ऑफ वॉर भी हुआ है, तो वो आज न्यूज़पेपर में आया नहीं है। फिलहाल रशिया और यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में वर्ड्स ऑफ वॉर भी हुआ है, आपस में एक दूसरे को बोला गया है, ठीक है। तो वो आज न्यूज़पेपर में उसको कवर नहीं करा गया है। फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे क्या है कि कार्टसा सैंक्शंस वगैरह लगा देता है यूएसए। तो कार्टसा का फुल फॉर्म क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी कि ये जैसे कि हम लोग अगर रशिया से अपना जो भी डिफेंस प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसके थ्रू जो है ये अमेरिका ये सैंक्शंस लगा सकता है, ओके। और यही वाले सैंक्शंस का वो इस्तेमाल भी करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, यही बोला गया है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी आएंगे तो उनके द्वारा 2-3 मुद्दों के ऊपर बात ही करनी है इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या होगा जब वो आएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है तब की बात तब देखी जाएगी। अभी यहाँ पर सिर्फ पहले से ही सब कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बात करी गई है,
गवर्नमेंट वेलकम्स डिसेंट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे अगर कोई गलत तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा, कंट्री को डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है उसके खिलाफ स्टेप उठाया जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं इनके द्वारा बोला गया, जो दिशा रावी है, अभी आप लोगों को मालूम होगा हाल ही में दिशा रावी का एक केस हुआ था, अरेस्ट केस। तो दिशा रावी को जो अरेस्ट किया गया था वो लॉ के बेस्ड पे अरेस्ट किया गया था, ऐसी फालतू में अरेस्ट नहीं किया था, लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे अरेस्ट किया गया था, ऐसा हमारे आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा बोला गया। हालांकि क्या हुआ था इस केस में, मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। जो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, इन्होंने क्या करा था, टूल किट शेयर किया था, ठीक है। और ये टूल किट शेयर किया गया था एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के साथ। इस टूल किट के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में चर्चा करी गई थी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इनके द्वारा ये शेयर करा गया, तो इसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया था, कस्टडी में लिया गया। तो उसी के बाद यहाँ पर ये सिचुएशन चलती रही थी। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं इनके द्वारा यही बोला गया है कि अगर आप सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है रूल का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ भी स्टेप उठाया जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे इनके द्वारा एक और इन्फॉर्मेशन दी गई, लगभग जो है 140 करोड़ सोशल मीडिया यूज़र्स आप देख पाओगे यहाँ पर हैं। लिंक जो है लिंक्डइन हो गया, और व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यहाँ पर ये सारी इन सभी पर आप देख पाओगे इतनी आईडीज़ जो है देखने को मिलेगा, इतने सारे अकाउंट्स बने हुए हैं आज के टाइम पर, ठीक है। और उसके बाद इतने सारे अकाउंट्स बनने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। जो इशू ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया चलाओ, सोशल मीडिया आप यूज़ कर सकते हो बहुत ईजिली, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर आप लोग जो है सोशल मीडिया को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया का, तो इनके द्वारा ये बात बोली गई है, ठीक है। उसके बाद तो हमारे पास रूल आ ही गया है, आप लोगों को मालूम होगा हाल ही में एक आईटी रूल लेकर आ चुके हैं हम लोग, आईटी रूल 2021, जिसका नाम है इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इस रूल के अंदर यही बताया गया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, यानी कि सोशल मीडिया पर कोई भी फेक न्यूज़ वगैरह फैलाया जाता है, तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर स्टेप ले सकते हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज वीडियो ज़रा बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है, चेक करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर क्या हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है, इंडिया पाकिस्तान जो है अपने पास्ट को भुलाकर नई रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा कहना है, ये कहना है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल जिनका नाम है कमार जावेद बाजवा, ठीक है। तो इनका नाम आप देख पाओगे, ये हैं वहाँ के चीफ, आर्मी के चीफ। तो इनके द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे इंडिया को पुरानी बातें भुला देनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को और मेंटेन करना चाहिए। लेकिन एक मुद्दा ये लोग कभी नहीं भूल सकते, वो क्या मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा। देखोगे क्या बोला गया, कश्मीर डिस्प्यूट इज ऑब्वियसली एट द हेड ऑफ दिस प्रॉब्लम। जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आज के टाइम पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसमें से कश्मीर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कश्मीर भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर इंडिया कश्मीर पे यहाँ पर सारी चीज़ जैसे कि इनके द्वारा कहे गया, जैसे जो 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 ये कह रहे हैं वो करते रहे हम लोग कश्मीर के साथ, तो फिर ये लोग खुश हो जाएंगे, है ना। ऐसा कभी होगा नहीं, तो फालतू का यहाँ पर और ज़्यादा कुछ है नहीं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर, ये तो चलो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, काफ़ी सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स थे जो कि हमारे मेंस के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। नाउ आते हैं पेज नंबर 15 की तरफ, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल आप लोग देख पाओगे यार, जैसे कि अभी क्या हुआ था, यूरोपियन यूनियन ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को सस्पेंड कर दिया था। बोला गया था कि एस्ट्राजेनेका इस वैक्सीन से जो है ब्लड क्लॉट देखने को मिल रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नाउ अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई है, WHO ने इन्वेस्टिगेशन किया, प्लस उसके बाद यूरोपियन जो मेडिकल एजेंसी है इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया, और पता लगाया गया कि नहीं, ऐसा यहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है, वो बहुत रेयर केसेस हैं और बहुत कमी से वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। और वो बहुत रेयर केसेस हैं, मतलब बहुत कमी से देखने को मिल रहा है। प्लस जो है उसके पीछे भी एक रीज़न है कि उस बंदे को कोई प्रॉब्लम है जिसको यहाँ पे ब्लड क्लॉट देखने को मिला है। तो इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने वापस से बैक कर लिया है इस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को। एक सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन हो गया ना, अब इसको वापस से ये लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, वही चीज़ है कि अभी यहाँ पर इंडिया और जो है USA के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो आकर आपस में मिलेंगे। तो फिलहाल पहले से प्रेडिक्शन करी जा रही है, पहले से प्रेडिक्शन करना बेकार है। जब आपस में मिलेंगे क्या क्या बातचीत होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद म्यांमार की आप देख पाओगे, जो पहले पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी जिसको अभी यहाँ पर हटाया गया है, तो वहाँ की जो मिनिस्टर हैं उनके ऊपर और भी बहुत सारे एलिगेशन लगा दिए गए हैं। खैर अभी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस पे बात करते हैं। ये आर्टिकल के अंदर बात करी गई है, रशिया ने होस्ट किया है अफगान पीस मीट। अभी आप लोगों को मालूम है कि अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और अभी की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पहले से प्रॉब्लम चल रही है। अफगानिस्तान के अंदर क्या है, एक तरफ है अफगान गवर्नमेंट, दूसरी तरफ है तालिबान। तालिबान एक जो है
आप कह सकते हो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन दोनों के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्यूट किस चीज़ को लेकर रहता है कि ये लोग चाहते हैं, तालिबान चाहता है कि हाँ इनका रूल हो, अफगानिस्तान गवर्नमेंट चाहती है कि अफगानिस्तान सरकार एज इट इज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से चलाया जाए। तो यहाँ पे इनके आपस में कभी बनी नहीं। ठीक है, आपस में डिस्प्यूट रहता है। तालिबान जो है काफ़ी हद तक लोगों को मारता रहता है, अफगान के जो सोल्जर्स हैं उनको काफ़ी हद तक मारता है। ठीक है, तो काफ़ी डिस्प्यूट देखने को मिला है। तो इसके पीस के यानी कि अफगानिस्तान के अंदर शांति बनाने के लिए सभी लोग पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से शांति बन जाए। तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ है अभी हाल ही में, थर्सडे में एक कॉन्फ्रेंस हुआ और यहाँ पर रशिया ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है और आपस में अभी बातचीत हुई है। देखेंगे क्या सिचुएशन निकल कर आती है। इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यहाँ पर बातचीत करी गई है कि हाँ भाई प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा तो ये भी कहना है कि हाँ हम लोग होप करते हैं कि आज की जो मीटिंग हुई यानी कि जो थर्सडे में जो मीटिंग हुई है उससे इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हैं, विवाद हैं, वो सुधर जाएँ, जिससे कि यहाँ पर शांति हो जाए। ओके, ये थे कुछ आर्टिकल। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो इकोनॉमी रिलेटेड पेज होता है यहाँ पर, इस पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। नाउ यहाँ पे देखते हैं हम लोग एडिटोरियल्स को। तो आज फ्राइडे है, फ्राइडे में एडिटोरियल का जो अपोजिट पेज आता है वो आता तो है लेकिन आज बिल्कुल ही नहीं आया है। आज पूरा का पूरा जो है इलेक्शन रिलेटेड पेज आया हुआ है, तो आपके लिए वहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। दो आर्टिकल बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं यहाँ पर, वो ये आपस बराबर में। ठीक है, एक तो यहाँ पे जो बाइडन वाला और दूसरा ये आधार एज अ हर्डल वाला। यार आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा सच में स्टक हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आज बड़ा रुक रुक के चल रहा है वीडियो, तो मुझे बार बार ना स्टॉप करना पड़ रहा है यहाँ से वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा है, यहाँ पे मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखते हैं जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम चेक करते हैं ना। पहले आर्टिकल यहाँ पे बात करता है आधार एज अ हर्डल के बारे में। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कल भी, क्या है कि आज के टाइम पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्या लगभग 3 करोड़ राशन कार्ड को कैंसिल करा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 3 करोड़ राशन कार्ड को कैंसिल करने का पीछे का क्या रीज़न था? पीछे का रीज़न था इसके टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या रीज़न बताए गए थे, सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इस आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है। सबसे पहले तो कंसर्न में ये बताया गया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बारे में कि ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बहुत ही ज़्यादा वीक चल रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम चल रही है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कैसे आप देख पाओगे, यानी कि आंखों का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, आइरिस स्कैन नहीं हो पा रहा है, फिंगरप्रिंट नहीं आ पा रही है, तो इसकी वजह से भी लोगों के जो है राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पाओगे राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं, अब मतलब लोगों को खाना नहीं मिलेगा, राशन कार्ड में कैंसिल हुए हैं तो। और ये सब को ना कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब कहानी कैसे स्टार्ट हुई है, ये एक विमेन ने, उसकी डॉटर की डेथ हो गई थी भूख की वजह से। ठीक है, क्योंकि उनका राशन कार्ड कैंसिल हो गया था, तो उन्होंने पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मुद्दा उठाया है। तो आप देख पाओगे इनके द्वारा ये क्या क्या बोला गया है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो फिर इसकी वजह से जो आज के टाइम पर जो सरकार इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है वो तो मिलेगा नहीं लोगों को, क्योंकि आधार का नंबर चाहिए और आधार के नंबर में प्रॉब्लम हो रही है, आधार के नंबर में प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आपके वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी लोगों को। तो उसका सॉल्यूशन देते हुए यहाँ पर यह बोला गया है कि जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है उनको कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन की तरफ बढ़ जाना चाहिए, जिससे लोगों को बेनिफिट तो मिले, जो सरकार दे रही है वो बेनिफिट तो मिले। ठीक है, अगर हम दूसरे ऑल्टरनेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो इसका ये सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। और जो ये आधार प्रोजेक्ट है ये बोला गया है शुड नॉट कम इन अ वे ऑफ वेलफेयर डिलीवरी, और जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं अगर आप उसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो रही है, प्लस इनके द्वारा बहुत सारी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स भी बताई गई हैं, जैसे कि कभी अपडेशन नहीं हो पा रहा है, बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, या फिर आधार कार्ड से प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आइरिस की जो आंखों के स्कैन नहीं हो पा रहा है, फिंगरप्रिंट नहीं आ पा रही है, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इसकी वजह से ये कैंसिल हुए थे। ठीक है, नाउ अब सॉल्यूशन क्या है कि ऑल्टरनेटिव आपको एक सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, कोई दूसरा वेरिफिकेशन कार्ड देखो जिसके पास यहाँ पर जिससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसका कोई दूसरा उपाय निकल सकता है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी ज़रूर होता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है यहाँ पे, हालांकि ये आर्टिकल मैं आप लोगों से पूछने वाला था, फिलहाल यहाँ पे आर्टिकल में जो बोला गया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल एक चीज़ आप लोगों को बतानी है, एक चीज़ आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है, क्या बाइडन की जो प्रेसिडेंसी है वो बेनिफिशियल है इंडिया के लिए? बाइडन की प्रेसिडेंसी को आपको जज करना है कि हाँ बाइडन इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहेंगे या नहीं रहेंगे।
फिलहाल यहाँ पे कहीं और की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है बाइडन और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में। वेस्ट एशिया में जो भी सऊदी अरेबिया पड़ गया, ईरान, इसराइल, ये सब हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या बाइडन के रिलेशन है यहाँ पर अच्छे, तो बाइडन के रिलेशन आज के टाइम पर खराब हैं इन वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। आज के टाइम पर जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है यूएस के, वो काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका का इंगेजमेंट ही नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो बात कर लो भाई ईरान डील की। ईरान डील तो काफ़ी न्यूज़ के अंदर है। ईरान डील क्या है, बेसिकली ईरान से एक डील करी गई थी, बराक ओबामा के टाइम पर ये डील करी गई थी कि ईरान के अंदर आप कह सकते हो यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, तो उसके लिए एक डील करी गई थी, ठीक है, जिसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, प्लस P5+1 एग्रीमेंट भी बोलते हैं। अब ये बताओ P5+1 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है P5+1 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो P5+1 भी डील भी बोलते हैं इसको हम लोग। और अब यहाँ पे जो डील हुआ था इसके अंदर ये डिसाइड करा गया जो ईरान है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर अपने यहाँ यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, ठीक है, और उसके बदले में यहाँ पर जो यूएसए वगैरह है वो सैंक्शंस वगैरह नहीं लगाएंगे। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, इस डील से बाहर निकल गए और ईरान के ऊपर सैंक्शंस थोप दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो बाइडन आ गए। अब यहाँ पर जो बाइडन आ गए तो जो बाइडन फिर से यहाँ पर इस डील के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ईरान के साइड तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अगर हम बात करें बहुत पहले से ही, ठीक है, ईरान के साइड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया, बीच में सऊदी अरेबिया से कैसे रिलेशन है, तो सऊदी अरेबिया से रिलेशन जो है डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी करीबी थे सऊदी अरेबिया के। लेकिन आज के टाइम पर बात करें जो बाइडन के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं सऊदी अरेबिया से, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे आप लोगों को एक हाल ही में न्यूज़ भी देखने को मिली होगी कि जो यूएस है उसने सैंक्शंस लगा दिए हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि देखो ये आर्टिकल अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से होता तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, ये बाकी अदर कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से तो आपके लिए खासकर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ किस तरीके के रिलेशन है। उसके बाद इसराइल से अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है इसराइल से भी आज के टाइम पर रिलेशन अच्छे नहीं है, जो है यूएसए के रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर जो है सऊदी अरेबिया प्लस इसराइल दोनों से अच्छे हुआ करते थे और ईरान से बहुत बेकार हुआ करते थे। यहाँ पर जो बाइडन के टाइम पर ईरान से भी रिलेशन सही नहीं है इतने, क्योंकि ईरान से भी थोड़ा तालमेल चलता हुआ देखने को मिलता है, प्लस सऊदी अरेबिया से भी रिलेशन हमारे ख़राब ही हैं और इसराइल से भी ख़राब है। सऊदी अरेबिया में आप लोग देख पाओगे अभी हाल ही में हम लोग एक आर्टिकल भी आया था, बहुत सारे आर्टिकल आए थे किस चीज़ को लेकर कि जो बाइडन ने सैंक्शंस लगा दिए हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि जमाल खशोगी की जो डेथ हुई थी, जमाल खशोगी को मार दिया गया था सऊदी अरब के द्वारा, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, ठीक है। तो एक तरीके से वही रिलेशन बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने अभी यहाँ पर स्टॉप करने की बात करी है। जो येमेन के अंदर वॉर चल रही है, येमेन के अंदर आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे काफ़ी तगड़ी वॉर चल रही है। कौन सी वॉर चल रही है मैं भी आप लोगों को आगे बताता हूँ। यहाँ पे एक पिक्चर शेयर किया है मैंने, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो देख पाओगे ये है थोड़ा सा, ये आप देख पाओगे, ये हो गया सऊदी अरेबिया, ये हो गया ईरान, इन्हीं सबसे रिलेशन जो है आज के टाइम पर ख़राब हैं यूएसए के। तो ये कंट्री आप देख पाओगे येमेन यहाँ पर है। अब क्या है, येमेन के अंदर वॉर चल रही है बहुत टाइम से, 2014 से एक बहुत तगड़ी वॉर चल रही है येमेन गवर्नमेंट के बीच में प्लस जो येमेन के अंदर हाउदीज रहते हैं उनके बीच में। अब यहाँ पे जो वॉर चल रही है ये 2014 से चल रही है, इसका कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पीछे से कंट्री सपोर्ट कर रही हैं। सऊदी अरेबिया इधर से येमेन की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है और जो येमेन के अंदर जो हाउदी है जो दूसरी तरफ से लड़ रहे हैं उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से एक दूसरे की तरफ से सपोर्ट मिला है, तो ऑब्वियसली बात है कंट्रियां भिड़ती भी चली जा रही हैं। अब यहाँ पर क्या होता था, किसके टाइम पर, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर जो यूएसए है वो सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता था। यूएसए वेपन्स बेचता था सऊदी अरेबिया को और सऊदी अरेबिया वेपन्स देता था इधर की साइड जो येमेन की गवर्नमेंट है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नाउ यूएसए अब पीछे हट चुका है क्योंकि यूएसए के रिलेशन इसके हिसाब से यहाँ पर अभी सऊदी अरेबिया से अच्छे हैं नहीं, तो यूएसए यहाँ से भी पीछे हट चुका है। यूएसए ने बोल दिया है हमारा आपसे कोई इस चीज़ में लेना देना नहीं है, तो आप भी यहाँ पे कट डाउन कर दो। तो एक तरीके से येमेन की वॉर को भी हम लोगों ने एंड किया है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया एक छोटा सा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये सारी चीज़ें थी, आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। तो ये 2-3 एस्पेक्ट, ये पर्सपेक्टिव हैं जो कि यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हो, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया का एस्पेक्ट होता तो हम लोग ज़रूर कवर करते, इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है क्योंकि हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ऑल ओवर द सिचुएशन, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोगों ने फिलहाल देख ही लिया है क्या क्या सिचुएशन है, ईरान डील के बारे में पढ़ लिया, सऊदी अरेबिया में क्या चल रहा है और इसराइल का है। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।